चलो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आज हम लोग सयादवाद पढ़ेंगे। सयादवाद एक इम्पोर्टेंट दर्शन है जैन धर्म का, और इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, क्योंकि अधिकांश जो लोग होते हैं उनका एटीट्यूड बहुत ख़राब होता है। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी बच्चा अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करता है तो उसको क्या करना चाहिए कि सयादवाद जैसे दर्शन को समझना चाहिए, क्योंकि जितना एग्रेसिव होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो एग्रेशन क्या होता है अपने आप कम हो जाएगा अगर सयादवाद हम समझ लें सही तरीके से। तो केवल बच्चों के लिए नहीं है ये सयादवाद, हर व्यक्ति के लिए सयादवाद बहुत महत्व रखता है। लेकिन होता क्या है कि इसको लोग रटते हैं। कैसे रटते हैं? सीधा जैन धर्म पढ़ा और जैन धर्म में एक दर्शन के रूप में क्या करता है, इसको बस याद कर लेता है कि सयादवाद जैन धर्म का एक दर्शन है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये दर्शन, इसके टेक्निकल वर्ड्स पे नहीं जाना है। जिस तरह से दर्शन को किताबों में व्याख्या किया गया वैसे नहीं समझना है इसको, बहुत सरल तरीके से इसका जो मर्म है उसको समझना है। और अगर सयादवाद को सही तरीके से समझ लेते हो और अपने जीवन में उतारते हो तो कहीं न कहीं तुम्हारा जो एटीट्यूड है वो सही दिशा में रहेगा, और जो ऊर्जा तुम्हारा बेकार चीज़ों में बर्बाद हो जाता है वो बर्बाद नहीं होगा। ठीक है, तो सयादवाद को समझते हैं हम लोग। सयादवाद जैन धर्म का एक दर्शन है, जैन धर्म का दर्शन है। अंग्रेजी में इसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज कहते हैं। ऑफिस में एक समस्या उभर के आई है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे और पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे तोड़फोड़ कर देते हैं। अगर मान लो समय पे एग्ज़ाम नहीं हुआ या कोई भी उसकी मांग पूरी नहीं होती है तो प्रिंसिपल को घेर लिया, मारपीट कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया। इससे क्या होता है कि सरकारी जो भी संसाधन होता है उसकी बर्बादी होती है। अब कुल मिला के नुकसान उसी का होता है। अभी ऑडिट में ये इशू बहुत बड़े पैमाने पे देखा जा रहा है। जैसे हम लोग जो ऑडिट का काम करते हैं ऑफिस में, तो उसमें एक बड़ा इशू है कि बच्चे क्या करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं। इसका मतलब है कि मॉरली जो होते हैं, तो बच्चे जो हैं मॉरली बहुत अच्छे नहीं हैं। तो अगर मॉरली उनको ठीक करना है तो सयादवाद जैसे चीज़ों को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। रटने से हमारा एटीट्यूड बेहतर हो नहीं सकता है। आप लोग सब सिविल की तैयारी करते हो और इस बात को समझते हो कि जनरल स्टडी जब हम पढ़ते हैं तो जनरल स्टडी को अगर डीपली पढ़ोगे ना तभी जा कर के तुम्हारा एटीट्यूड सही हो सकता है। और सिविल सर्विसेज का सिलेबस भी यही है। जनरल स्टडी पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि तुम अपना एटीट्यूड ठीक कर रहे हो। हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, इकोनॉमी पढ़ रहे हो, तो ये सब मानव के व्यवहार का अध्ययन ही तो है। तो मानव कैसे कैसे व्यवहार करता रहा है, इन सब चीज़ों को हम जनरल स्टडी में समझते हैं और उसको गहराई से पढ़ते हैं, तब हमारा एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण सही हो जाता है। तो सयादवाद एक बेहतरीन दर्शन है इस मामले में। वैसे तो भारत का हर बच्चा जो पढ़ता है, पढ़ाई करता है, चाहे 10th का हो, 11th का हो, या कोई सिविल सर्विसेज का तैयारी करता हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का तैयारी करता हो, मेरे ख्याल से उसको सयादवाद की समझ होनी चाहिए। हमारे व्यवहार को ना बहुत संतुलित कर देता है ये सयादवाद, लेकिन है क्या कि लोग समझाता नहीं है। इसके साथ ही सयादवाद तो समझना ही चाहिए। कुछ जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक मूल्य हैं उनको भी समझना चाहिए, उनकी भी समझ अच्छी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक मूल्य अगर देखोगे, हम आते हैं इस पर, लेकिन अगर लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करोगे तो 3-4 ऐसे मूल्य हैं जिसको कि
छोटे बच्चों से ही, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको क्लास में पढ़ाया जाना चाहिए बहुत सरल तरीके से। है तो बहुत कॉम्प्लेक्स ये सब चीज़, लेकिन सरल तरीके से अगर चाहे तो समझा देगा तो व्यवहार सबका इतना अच्छा हो जाए कि लड़ाई झगड़े जो होते रहते हैं बेवजह का, वो सब नहीं होगा। जैसे मान लो स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, ये शब्द बड़ा सामान्य सा दिख रहा है, लेकिन इसके गहरे अर्थ होते हैं, बहुत सामान्य है और सब लोग इसका सही अर्थ भी नहीं समझता है। तो मेरे ख्याल से सिलेबस में किसी भी क्लास के बच्चे को इसी को सरल तरीके से समझा देगा ना, तो अनेक तरह की समस्याएं ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। अभी क्या है, आरक्षण को लेकर के विवाद है, सोशल मीडिया पे लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। अरे कहाँ देख रहे हो भाई, यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो ना, दूसरी जगह क्यों देखते हो? मेरा भी कॉन्सेंट्रेशन ख़राब कर देता है। तो खैर इस पर हम बाद में बात करेंगे, सियादवाद को समझते हैं। देखो सियादवाद को और अगर देखोगे तो जैन दर्शन इसको कहता है शायद। इसको अगर देखोगे तो इसका एक मीनिंग होता है शायद। शायद का मतलब किसी भी चीज़ पे ना ये संशय करता है कि वो ऑथेंटिक कितना है, तो संशयवाद भी कभी कभी कह देते हैं। इसका एक और नाम लोग कह देते हैं अनेकांतवाद। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, हम उधर अभी बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली सियादवाद को समझना है, ठीक है। अब देखो सियादवाद क्या कहता है, सियादवाद कहता है कि किसी भी वस्तु में अनंत गुण होते हैं। एक सिंपल सा लाइन है, सियादवाद क्या कहता है, किसी भी वस्तु में अनंत गुण होते हैं और मनुष्य सीमित समय में और सीमित क्षमता के कारण किसी भी वस्तु के सभी गुणों को नहीं समझ सकता है। किसी भी वस्तु के सभी गुणों को नहीं समझ सकता। समझ में आ रहा है बात? देखो मैंने क्या कहा, सियादवाद एक दर्शन है। ये दर्शन कहता है कि किसी भी वस्तु में अनंत गुण होते हैं। जो आसपास हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती है, किसी एक वस्तु की बात करो, ये मार्कर की बात करो, मोबाइल की बात करो, शर्ट की बात करो, पैंट की बात करो, उसमें अनंत गुण होते हैं। अगर अनंत गुण होते हैं तो मनुष्य, कोई भी मनुष्य हो, उसके पास समय सीमित है और उसकी क्षमता भी क्या होती है, सीमित ही है, समझिए। तो ऐसे में क्या है, किसी भी वस्तु के सभी गुणों को समझना हमारे लिए संभव ही नहीं है, समझ नहीं सकते। जब हम किसी वस्तु के सभी गुणों को नहीं समझ सकते हैं तो फिर हम उस वस्तु के बारे में यह अगर दावा करते हैं कि हम उस वस्तु के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो ये अपने आप में क्या है, एक भ्रम की स्थिति है। और यही होता है, आसपास समाज में जितने लोग हम देखते हैं वो आपस में बहस करते हुए दिखाई पड़ जाते हैं कि हाँ हम जो कह रहे हैं वो सही है। कुछ लोग कहें कि नहीं ये सही है, तो कुछ लोग उसका कंट्राडिक्शन वाला कोई बात कह देता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से विवाद उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो जब हम किसी वस्तु के अनंत गुणों को नहीं समझते हैं तो ये दावा ठोकना कि हम सब कुछ समझ रहे हैं अपने आप में क्या है, गलती है। और यही सबसे बड़ी समस्या है, जो एरोगेंस आता है इंसान के अंदर कि हम सब कुछ जानते हैं,
यही समझदारी की बात करना होगा कि हम किसी भी वस्तु के सभी गुणों को नहीं समझ सकते हैं। तुम एक उदाहरण लेके देख लो, तुम्हें लगता है कि ये पानी है, पानी में देखो 4-5 गुण तुम बता सकते हो, लेकिन क्या सभी गुणों को बता सकते हो? नहीं बता पाओगे। जैसे एक सामान्य जो व्यक्ति है जो बहुत साइंस की जानकारी नहीं रखता, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा है, उससे बोलोगे तो बोलेगा ये पानी है, इसका काम बताओ, तो 2-3 काम बता सकता है या 2-3 गुण बता सकता है। एक गुण ये बताएगा कि ये पीने के काम आता है, यानी हमारी प्यास को बुझाता है। दूसरी बात अगर बोलो तो नहाने के काम आता है, कपड़ा धोने के काम आता है, खाना बनाने के काम आता है। बहुत हुआ तो क्या कि आग अगर लगा देते हैं तो आग बुझाने के काम आता है। यही सब ना बात बता सकता है। लेकिन अगर तुम कोई जो केमिस्ट्री का जानकार है तो क्या बोलेगा कि ये H2O है, एक नया गुण बता रहा है, एक नई बात बता रहा है। H2O में भी कहेगा कि भाई ये यौगिक है, ये क्या है, कंपाउंड है। इसमें भी कह देगा कि इसमें 2 अलग अलग एलिमेंट है, उससे मिल करके बना हुआ है। तो जैसे जैसे इस पर रिसर्च होता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, नए नए गुण इसके सामने आते रहेंगे। तो मेरा ये कहना है कि अगर किसी भी वस्तु या किसी विषय की भी बात करोगे तो जिस विषय के बारे में तुम बात कर रहे हो तो तुम्हारा उस विषय के बारे में ज्ञान पूर्ण नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे पहलू हमेशा बचे रहेंगे जिसके बारे में तुम्हें जानकारी नहीं हो सकती है। तो यहीं पे लोग फंस जाता है। क्या करता है कि वो कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं और सामने वाले का बात नहीं मानता। यहीं पे दृष्टिकोण का जो डिफरेंस होता है तो विवाद का जड़ बन जाता है। तो ऐसे में क्या करना है कि जब भी किसी विषय में बात करो या किसी वस्तु के बारे में बात करो तो वहाँ पर अपने आप को ही पूर्णतः सही नहीं मानना चाहिए। ठीक है, अभी आरक्षण के मुद्दे को लेकर के कुछ लोग क्या कहेंगे, आरक्षण सही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण गलत है। कुछ लोग हैं ऐसा, वो कहें गलत है, आरक्षण नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं आरक्षण सही है, आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण अगर देंगे तभी सामाजिक न्याय की अवधारणा ज़मीन पर लागू हो पाएगी। और वर्तमान समय में जिस तरह की घटनाएं घट रही है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा विवाद होने वाला है। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है अपने आप में बहुत खतरनाक है। वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया क्या कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। अब जाओ सोशल मीडिया पे देखो क्या हो रहा है, वहाँ पे हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को ही क्या कह रहा है, सही कह रहा है, और फिर बाद में विवाद होगा, गाली गलौज हो जाता है। तो खराब एटीट्यूड यही तो है कि अपने आप को पूरी तरह से सही मान लेते हैं और दूसरे को समझने के लिए तैयारी नहीं होते हैं। समाज में जितने तरह के विवाद है, अगर उसका लिस्ट अगर बनाओगे तो देखो, हमारे यहाँ धर्म को लेकर के विवाद है, जाति को लेकर के विवाद है, क्षेत्र को लेकर के विवाद है, धार्मिक सांप्रदायिकता की समस्या है ना भारत में, जातीय जो संघर्ष हो रहे हैं उसकी एक बड़ी समस्या है। धर्म को देखोगे तो हमारे यहाँ कई धर्म हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, और हर जो व्यक्ति है जो अलग अलग धर्म को मान रहा है, उसकी उपासना कर रहा है, वो कहता है कि यही धर्म क्या है, सही है, सबसे श्रेष्ठ धर्म यही है। जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो तो यह मानते हैं कि हिंदू धर्म सनातन है, सबसे पुराना है भी पुराना, और यह मान के चलते हैं कि बाकी जो धर्म है बेकार है, हिंदू धर्म ही क्या है, श्रेष्ठ है। अब मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग भी यह मान के चलते हैं कि इस्लाम से बेहतर कोई दुनिया में धर्म हो ही नहीं सकता है। सिख धर्म के बारे में यही बात है, ईसाई धर्म के बारे में भी यही बात है। सब लोग अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ मान करके दूसरे धर्म की बुराई करने लगते हैं, और फिर क्या होता है, विवाद हो जाता है। भारत में हिंदू मुस्लिम जो विवाद है यही तो है, वो व्यक्ति के आपस के विवाद नहीं, वो धार्मिक विचारधारा का विवाद है। तो अगर हम धर्म के सही रूप को समझते हैं
तो फिर ये समस्या नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि जो हिंदू है वो मुस्लिम धर्म को पूरी तरह से नहीं समझता है, और जो मुस्लिम वो हिंदू धर्म को पूरी तरह से नहीं समझता है, उसकी बुराइयों को सामने रखता है, और फिर बाद में क्या होता है, विवाद हो जाता है। मेरा मानना है कि धर्म को ही सही तरीके से कोई नहीं समझ पाता है, और जितने भी लोग धर्म की व्याख्या करेगा वो सब अधूरा है, सब चीज़ क्या है, अधूरा ही है। तो इसलिए व्याख्या करने के क्रम में इतना ज़्यादा बोल देता है, बड़ बोलापन है कि 100% कहेगा कि हिंदू से बेहतर कोई धर्म ही नहीं, 100% सही। हर बात में हम लोग हमेशा क्या होते हैं कि अपने ही बात को सबसे बेहतर मान करके व्यवहार करते हैं। तो परिवार में भी विवाद होता है और समाज में भी विवाद होता रहता है। जाति के विवाद के बारे में बात करोगे तो तुम देखो कुछ कहेगा कि नहीं राजपूत सबसे श्रेष्ठ जाति है, कोई बोल देगा ब्राह्मण है, कोई बोल देगा कि नहीं जो वैश्य जाति के लोग हैं चूँकि सबका खाने पीने का इंतजाम वही करता है वो श्रेष्ठ जाति हुआ। कुछ लोग बोल देगा क्या कि शूद्र जो है सबकी सेवा करता है वो बेहतर जाति है। तो अपना अपना व्याख्या है, लेकिन किसी की व्याख्या सही है ये हम कैसे मान सकते हैं? अपने आप में क्या है, एक प्रॉब्लम है ये, क्योंकि आप किसी विषय में बात करोगे तो आपकी जानकारी पूरी नहीं हो सकती है, आप हर बात सही सही नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ आप में कमी रह सकती है। इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम लोग में से कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, और जब भी किसी विषय पर हम लोग वाद विवाद करते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को 100% सत्य मान करके सामने वाले के विचारों को महत्व नहीं देते हैं। जबकि जब कभी भी बात कीजिए या वाद विवाद भी हो तो सामने वाले के विचार को भी महत्व देना चाहिए। अपने इसी बात को समझाने के लिए कि इंसान का ज्ञान किसी भी विषय में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी घटना के बारे में पूर्ण नहीं होता है। हर व्यक्ति का ज्ञान अधूरा ही है किसी विषय में। तात्कालिक समय में अगर कोई बात लगता भी है कि सत्य है तो आने वाले समय में हो सकता है कि वो गलत साबित हो जाए। तो एक संभावना हमेशा बचा के रखना चाहिए कि हाँ मेरी बात गलत भी हो सकती है और आपकी बात सही भी हो सकती है। जैसे पहले क्या होता था, पहले होता था कि एलिमेंट है कोई भी तत्व, इसके बारे में ये खोज हुआ कि इसका जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा जो पार्ट है इसका, उसको एटम कहा गया, परमाणु कहा गया। तो तात्कालिक समय में जो खोज हुई उसके आधार पे लोगों ने कह दिया कि सबसे छोटा जो पार्ट होगा किसी भी तत्व का वो परमाणु कहलाएगा, और इससे ज़्यादा टुकड़े में हम किसी को तोड़ नहीं सकते हैं। डाल्टन ने यही बताया। आगे चल करके खोज हुई और पता चला कि नहीं, एटम भी अनेक छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, जिसमें कि आप लोग भी जानते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। अब यहीं पे अगर आदमी अड़ जाता कि नहीं यही अंतिम सत्य है, इसके आगे कोई सत्य है ही नहीं, हम परमाणु के बारे में सब कुछ जानते हैं, खोज नहीं होती और वहीं तक रह जाता। आज जितना हम विकास कर पाए केमिस्ट्री की दुनिया में नहीं हो पाता। तो यहाँ पे अगर कोई नई खोज कर रहा है तो उसके विचारों को महत्व दिया गया, तभी तो आज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के रूप में इसके टुकड़े हमें प्राप्त हो रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में भी कहा जा रहा है कि इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये भी कई टुकड़ों में बटे होते हैं। इसका मतलब क्या है, किसी भी समय में हमारा किसी भी चीज़ के बारे में जो जानकारी है, जो ज्ञान है, वो संपूर्ण नहीं है। तो अगर कोई सामने वाला व्यक्ति कोई दूसरा विचार प्रस्तुत कर रहा है तो वहाँ पर उसके विचारों का सम्मान करना चाहिए कि हाँ हो सकता है कि आपका विचार सही हो। इतनी सहिष्णुता होनी चाहिए हमारे व्यवहार में। जब कभी भी कहीं तर्क हो जाए तो वहाँ पर हमेशा अपने व्यवहार को संतुलित रखना चाहिए, और अपनी किसी भी बात में रिजिड नहीं होना चाहिए। अगर रिजिड हो जाओगे तो विवाद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही निकला है कि किसी भी चीज़ के बारे में
आप दावा नहीं ठोक सकते हैं कि आप उसके बारे में सब कुछ जानते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई भी बात कहो तो ऐसे कहो कि ठीक है, मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तो मैं भी सही हो सकता हूँ, आप भी सही हो सकते हैं। इस तरह से काम चलाना हमें, यानी हमें इंसान को मैं ही सही हूँ ये नहीं कहना चाहिए। मैं ही, ये अगर तुम कह रहे हो ना तो अपने आप में तुम बेवकूफ़ हो। किसी भी विषय में अगर कोई कहता है कि हम धर्म के बारे में सब कुछ जानते हैं और मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तो तुम बेवकूफ़ हो, समझ लो, या वो आदमी बेवकूफ़ है। मैं ही सही हूँ के बजाय इंसान को वाद विवाद में या कोई भी जब बातचीत करते हैं तो वहाँ पे अगर लग रहा है कि कोई सामने वाला व्यक्ति विरोधी विचार प्रस्तुत कर रहा है तो उसका सम्मान करना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं भी सही हो सकता हूँ, और हो सकता है कि आपका भी विचार सही हो। 100% अपने आप को सत्य नहीं मानना है, अपने आप को कभी भी 100% सही नहीं मानो। बहुत हुआ तो कोई व्यक्ति अगर कोई बात बोल रहा है तो 99% सही हो सकता है, 1% संभावना हमेशा रहेगी कि वो गलत भी हो सकता है। तो ही के जगह पे क्या करना है, भी शब्दों का इस्तेमाल करके आप काम चला सकते हो। और यहीं पे दिखाता है कि जब आप सामने वाले व्यक्ति के विचारों को सम्मान देते हुए कहते हैं कि हाँ आप भी सही हो सकते हो, अभी तात्कालिक जो मेरी जानकारी है या मेरी जानकारी के अनुसार ये सही लग रहा है। अगर आप कुछ नया जानते हैं तो ठीक है, हो सकता है कि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो ऐसा करके काम चला सकते हैं। देखो, इंसान का ज्ञान अधूरा है, कभी पूर्ण नहीं हो सकता है। इससे जुड़ा हुआ सयादवाद में इसी दर्शन को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, कहानी बताया गया था। मैं उसको चर्चा कर देता हूँ। कहानी ये है कि एक हाथी के बारे में चर्चा की गई कि एक हाथी था। अब देखो, फिगर हम बना रहे हैं, पूरा सही तो बनेगा नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं, कुछ वैसा एक स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ठीक जा रहा है? पता नहीं सही बन रहा है कि नहीं। ये इसका पूछ हो गया हाथी, लेकिन मजबूत नहीं बन रहा है यार। अब ठीक है। अच्छा, इसका कान भी बना देते हैं और यहाँ पे दांत निकाल देते हैं, यहाँ पे आँख, एकदम परफेक्ट बन गया लग रहा है। देखो तो, सचमुच अच्छा बन गया जी, नहीं लग रहा है? अरे हम भी कलाकार आदमी हैं। बोला क्या, एक हाथी है और 6 अंधे, 6 अंधा था, एक हाथी है, उसके बारे में अंधा व्यक्ति ज्ञान अपना बखार रहा है, बता रहा है कि क्या है ये चीज़। इस हाथी के बारे में सभी लोग अपना अपना अनुभव बता रहा है। तो पहला व्यक्ति आया, इस सूंड को क्या क्या टच कर लेता है, अंधा है, इस सूंड को टच करता है और सूंड को टच करने के बाद अपने अनुभव से, अपने ज्ञान के आधार पर वो बताता है कि ये लग रहा कि अजगर है सूंड, कह रहा क्या, अजगर है। एक व्यक्ति गलती से पैर पकड़ लेता है और अपने अनुभव के आधार पे हाथी के पैर को बता क्या रहा है, खंभा बता रहा है।
कह रहा है कि खंभा है, एक बता रहा है कि सूंड है, दूसरा बता रहा है खंभा है, और तीसरा गलती से पूंछ पकड़ लेता है और कह रहा है कि ये रस्सी है। चौथा इसके पेट वाले हिस्से को टच करता है और कहता है ये तो दीवार है। अब खुद ही सोच करके देखो, हाथी तो एक ही है और ये 6 लोग हैं, और सभी लोग क्या कर रहे हैं, इसको छू करके अपना अनुभव बता रहे हैं। जैसे कान के बारे में एक आदमी कान को छू लेता है गलती से और कहता है ये तो पंखा है। ये बात समझ में आ रही है? एक ही जानवर है और जानवर को ये 6 लोग टच कर रहा है और अपने ज्ञान के आधार पे इसके बारे में व्याख्या कर रहा है कि ये क्या है, सूंड है, ये पैर है, ये खंभा है, अलग अलग। आप खुद समझदार हो, समझ सकते हो कि ये व्यक्ति दावा कर रहा है कि ये सूंड है। इसका मतलब है कि ये जो सामने में वस्तु है उसका कुछ ही हिस्सा तक इसकी पहुंच है, एक छोटे से हिस्से तक इसकी पहुंच है। अब पूरे के बारे में क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है। इसका ज्ञान क्या हो गया, अधूरा हो गया। ये व्यक्ति भी छोटे से हिस्से तक इसकी पहुंच है और कह रहा है पूरे के बारे में। तो कहने का सेंस यही है कि हम सब जब भी किसी विषय में बात करते हैं तो उसके छोटे से हिस्से के बारे में ही जान पाते हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा, सियादबाद कहता है किसी भी विषय में अनंत गुण होते हैं और व्यक्ति सभी गुणों को एक बार में नहीं समझ सकता है। हमारा एज, हमारा ज्ञान लिमिटेड होता है। अगर इंसान अगर समझने की कोशिश करेगा तो मुझे लगता है एक भी वस्तु के बारे में सब कुछ नहीं जान पाएगा। अगर जान जाता तो कुल मिलाकर के ज्ञान हमारा रुक जाता। अरे सोचो ना, पानी के बारे में अभी तक जितनी भी खोजें हुई है ना, इसमें और अभी संभावना है, इसमें अभी और गुण बाकी है जिसके बारे में ढूंढना जारी है। तो इसलिए दावा करने से बचना चाहिए। इस उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा कि सारे जो अंधे हैं वो अपने ज्ञान के आधार पे इस चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं और सब अधूरा व्याख्या कर रहे हैं। सबका ज्ञान क्या है, अधूरा है। लेकिन इसी में क्या होता है, कहे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, मैं ही सही हूँ, क्योंकि इसका अपना अनुभव है। तो हम सब इसी तरह से अलग अलग घटनाओं, अलग अलग चीज़ों के बारे में अपने अनुभव के आधार पे उसको सही मानते हैं, और जब सही मानते हैं तो सामने वाले को सही नहीं मानने से विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो आज तक का जितना भी समाज में, परिवार में, दोस्तों के बीच, यहाँ तक कि 2 अलग अलग देशों के बीच भी जो विवाद हमें दिखाई पड़ रहा है, वो सब कहीं न कहीं क्या है कि इसी तरह की जो कमियां हैं सबके साथ है। सब लोग अपने आप को सही मान रहा है और किसी भी विषय में अपने ज्ञान के बारे में दावा ठोक देता है। तो कुल मिलाकर के जिस्ट ये है बाबू कि हम और हमारा ज्ञान सीमित होता है, हर व्यक्ति का ज्ञान सीमित है। तो सामने वाले के विचार को महत्व दीजिए और यह मान करके चलिए कि जिस दिन आप ऐसा करना शुरू कर देंगे, आपकी जो ऊर्जा है वो गलत चीज़ों में बेकार नहीं जाएगी और आप कूल रहेंगे हमेशा। और सामने वाले के विचारों को अगर सुनते हैं तो आपका ज्ञान वर्धन हो जाएगा। आप खुद सोचिए ना कि जो सूंड वाला व्यक्ति है, अगर वो यह मान करके अपना कान और आँख बंद कर लेगा कि नहीं हम तुम्हारा कुछ नहीं सुनेंगे, हम तो खुद ही अनुभव कर लिए कि वो तो अजगर है, तो तुम्हारे बारे में हम तुम्हारे विचारों क्यों माने, तो उसका ज्ञान तो वहीं रह जाएगा। लेकिन अगर वो एक गैप देता है, एक स्पेस देता है कि हाँ बताओ तुम क्या महसूस कर रहे हो, तुमने क्या देखा, तो धीरे धीरे सबके बारे में उसको पता चल जाए कि ठीक है हम जो कह रहे हैं वो कुछ अलग चीज़ है, बाकी लोग भी तो महसूस कर रहा है। तो तब जाके इसका संपूर्ण ज्ञान आ पाएगा कि वो ये सूंड क्या कहते हैं उसको, अजगर नहीं बल्कि ये हाथी है या कोई दूसरा जानवर है। तो सबके विचारों को महत्व देगा तब तो, और जब तक सभी के विचारों को महत्व नहीं देगा तब तक उसका ज्ञान हमेशा अधूरा ही रहेगा और इसी चक्कर में विवाद भी हो सकता है। तो कुल मिला के ये समझो, अभी तक हम एक बात समझ पाए
कि सिद्धांतवाद क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु में अनंत गुण होते हैं और हम मनुष्य क्या कर सकता है कि किसी भी वस्तु के सभी गुणों को नहीं समझ सकता है, लेकिन इसके और भी अंदर हम घुसते हैं तो क्या कर रहा है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब है कि सिद्धांतवाद का अगर शाब्दिक अर्थ देखोगे तो कह रहा है ये क्या है, ज्ञान की सापेक्षता, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है ये। सिद्धांतवाद का मतलब क्या हो यहाँ, दूसरा ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, अर्थात मनुष्य का ज्ञान सापेक्षिक है। पहले तो हम समझ ही गए कि सिद्धांतवाद ये कह रहा है कि किसी भी वस्तु में अनंत गुण होते हैं और हम लोग उस वस्तु के सभी गुणों को नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। लेकिन इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखोगे तो कह रहा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। अर्थात सिद्धांतवाद ये भी कहता है कि मनुष्य का ज्ञान क्या है, सापेक्षिक है, रिलेटिव है। मतलब कि हम में से किसी का भी जो ज्ञान है वो सबसे ज़्यादा नहीं हो सकता है। हमारा ज्ञान किसी की तुलना में ज़्यादा या कम हो सकता है। इसका यही सेंस निकल रहा है। हम में से कोई भी ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति है तो उसका जो ज्ञान है किसी दूसरे की तुलना में ज़्यादा या कम है। ये नहीं कि वो सर्वज्ञानी है। मनुष्य सर्वज्ञानी नहीं हो सकता। एक मनुष्य दूसरे की तुलना में, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की तुलना में कम या अधिक ज्ञानी हो सकता है। उसमें भी कह सकते हैं कि उस विषय में, एक पर्टिकुलर विषय में ज़्यादा या कम ज्ञान हो सकता है। अगर मान लो कि आप लोग हो यहाँ पे तो ये हो सकता है कि इकोनॉमिक्स में मैं आप लोगों से ज़्यादा जानता हूँ, तुलनात्मक रूप से रिलेटिव है। यहाँ पे आपका नॉलेज इकोनॉमिक्स में मेरे तुलना में कम है। इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। मुझसे भी ज़्यादा जानने वाले कोई और हैं। मान लो कि हमसे ज़्यादा हमारे यहाँ के अमर्त्य सेन शास्त्री वो ज़्यादा जानते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सबसे ज़्यादा जानते हैं। उनसे भी ज़्यादा जानने वाले जेम्स हो सकते हैं, उनसे भी ज़्यादा जानने वाले कोई और हो सकते हैं। तो कहने का सेंस है कि ज्ञान क्या होता है, हमेशा सापेक्षिक होता है, दूसरे की तुलना में ज़्यादा या कम हो सकता है। कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञानी नहीं हो सकता। एक मनुष्य दूसरे की तुलना में कम या ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है, और किसी एक विषय में हो सकता है कि ज़्यादा या कम हो सकता है। जैसे इकोनॉमिक्स में हम आपसे ज़्यादा जानते हैं, कंप्यूटर के नॉलेज की बात होगी तो आप लोग हमसे क्या है, ज़्यादा जान सकते हो। यही बात समझना, ये साइकोलॉजी समझना है हम लोगों को कि ज्ञान हो, ताकत हो, सुंदरता हो, धन हो, ये सब क्या है, सब रिलेटिव है। अगर कोई अपने आप को सबसे ज़्यादा सुंदर मानता है, बेकार है। आप सबसे ज़्यादा सुंदर नहीं हो सकते। आपसे भी ज़्यादा कोई सुंदर हो सकता है। कोई कहता है हम सबसे ज़्यादा धनी हैं। आंकड़ों के आधार पर बोला जा सकता है कि कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा धनी है, लेकिन दूसरे मामलों में वो कम धनी हो सकता है। ताकत, शारीरिक ताकत के मामले में मान लो कि हमसे छोटा कोई बच्चा है, उसको देख करके हमें लग जाए कि वो हमसे शरीर के मामले में या शारीरिक ताकत के मामले में कम हो सकता है, लेकिन जैसे ही खली के सामने जाएंगे तो क्या होगा, हमें अपनी ताकत का एहसास हो जाएगा कि हम इसके सामने कुछ नहीं है। रास्ते में चलते रहते हैं, समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, जहाँ कोई कमज़ोर दिखा शारीरिक रूप से तुरंत एक झापड़ मार देते हैं बिना कुछ सोचे हुए। लेकिन वही अगर हमसे ज़्यादा ताकतवर आदमी दिख जाता है तो वहाँ पे मेमना बन जाते हैं। जब ये बात समझ रहे हो
कि शारीरिक ताकत हो या ज्ञान हो वो सापेक्षिक है, किसी की तुलना में ज़्यादा है, तो ये क्यों नहीं समझ लेते हो कि कमज़ोर को नहीं मारना पीटना है, क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं हो। कोई भी तुमसे ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। जो व्यवहार आज तुम दूसरे के साथ कर रहे हो वही व्यवहार दूसरा तुमसे कर सकता है, तो उसमें बुरा लग जाएगा। आपने से कमज़ोर को मारते हो तो बहुत अच्छा लगता है और जाके प्रशंसा करते हो कि मारे आज पूरा 2 दिए धर के। जब में बहुत सारे लोग हैं, कॉलेज में पढ़ते थे तो 10 लोग मिलकर एक को मार दिया और अपने आप को ताकतवर समझ रहा, और एक एसपी के सामने डीएसपी के सामने जाएगा तो भाग खड़ा होगा। तो ऐसे ताकत पे घमंड क्यों कर रहे हो? इस ताकत का क्या अर्थ होता है? अपने घर के पास हो, सामने कमज़ोर को देख लिए, मार लिया, वही जहाँ घर से बाहर निकलते हैं एहसास हो जाता है कि हम कुछ नहीं हैं। तो जब बाहर में इस बात को एहसास करते हो हम कुछ नहीं, तो फिर घर के सामने क्यों नहीं एहसास करते हो? करना चाहिए। खैर, मेरा मानना है कि ज्ञान सापेक्षिक है। हम किसी की तुलना में ज़्यादा या कम जानते हैं, तो अपने अंदर के अहंकार को ख़त्म कर लो, तब तुम एक बौद्धिक इंसान कहलाओगे। और जो बौद्धिक होगा इस बात को समझेगा कि ज्ञान हो या सुंदरता हो या ताकत हो सापेक्षिक ही होता है, तो कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा। लेकिन अधिकांश लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं, अपने आप को सबसे ज़्यादा ताकतवर समझ लेते हैं। यही तो गलतफहमी है। हर व्यक्ति इसी गलतफहमी का शिकार है। दुनिया का हर व्यक्ति, कम या ज़्यादा मात्रा हो सकती है। गांधी जी जैसे लोग बहुत ज़्यादा बौद्धिक थे, तो उनमें गलतफहमी की मात्रा क्या थी? कम थी। हालांकि कई मामलों में वो भी गलत हो जाते हैं। तो सयादवाद को अपनाना और समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। बॉडी बिल्डिंग कर लिए, जा कर के सलमान खान की तरह ऐसे खड़ा हो गए और सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा ताकतवर है। खाली आएगा, 2 घूंसा मारेगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा। लेकिन कोई समझने के लिए तैयार है नहीं। ये समझना है आप लोगों को। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, अपने व्यवहार को, अपने एटीट्यूड को एकदम संतुलित रखिए। हर जगह बौद्धिक इंसान की तरह व्यवहार कीजिए। एक उदाहरण बताते हैं और कि देखो, हमारे सामने सेम चीज़ आएगा। ये बात समझ पाए ना कि ज्ञान हो, शारीरिक ताकत हो, सुंदरता हो, ये सब क्या है? सापेक्षिक है। दूसरे की तुलना में कम या ज़्यादा है। तो क्या करना है? घमंड नहीं करना है बेवजह। घमंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? विवाद हो जाएगा और आप बौद्धिक नहीं कहला सकते। देखो, एक चीज़ बताते हैं। हम सब ना अपने ज्ञान, अपने अनुभव, अपने क्षमता के अनुसार किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हैं, और कई बार क्या होता है कि जो हमारे सामने आता है एक ही चीज़ है, लेकिन फिर वही क्या हो जाएगा? सबकी व्याख्या अलग अलग हो जाएगी। जैसे हाथी को 6 अंधे लोग देखे और अलग तरीके से व्याख्या कर दिया। उसी तरह से एक लाइन में आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, उस लाइन का अर्थ समझिए ठीक से। एक्चुअली 3 लाइन है। कितने लाइन? 3 लाइन है। जैसे रटो मत समझो, रटो मत समझो, रटो मत समझो। 3 लाइन है, लिखा हुआ 3 लाइन है, लेकिन एक ही लाइन को क्या किया है? मैंने रिपीट कर दिया है। अब देखो, चेंज करते हैं इसको। क्या लगता है, एक ही लाइन है या 3 लाइन है? ये मेरे ख्याल से ये 3 लाइन हो गया। पहले एक ही था, शब्द सब में सेम ही है, बस कोमा अलग अलग जगह लगा हुआ है। देखो, तीनों का मीनिंग क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। जैसे रटो मत, यहाँ कह रहा है कि रटना नहीं है, समझना है। रटो नहीं, समझो। ये एक तरह से देखा जाए तो मान लेते हैं ये पॉजिटिव
अगर स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, सपोज करो, रटने के बारे में नहीं कह रहे हैं, समझने के बारे में कह रहे हैं, इसका दूसरा मीनिंग निकल रहा है, कह रहा है कि रटो मत समझो। तो एक तरह से देखा जाए तो स्टडी के क्षेत्र में इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव मान के चलेंगे। और ये जो तीसरा है, रटो मत समझो, कॉमा यहाँ लगा दिया हमने, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, ये सेंसलेस है, ये सेंसलेस स्टेटमेंट हो गया। सिर्फ कॉमा के लग जाने से एक ही चीज़ का अर्थ क्या हो गया, चेंज हो गया है। तो हमारे सामने इसी तरह से एक ही चीज़ आएगा, हमारा अपना अनुभव कैसा है, हमारा पालन पोषण किस वातावरण में हुआ है, किस तरह से सोशलाइजेशन की प्रक्रिया से हम गुजरे हैं, वो तय करेगा। आपका अनुभव क्या, जीवन के अनुभव क्या है आपके, वो तय करेगा कि जो घटनाएं, जो वस्तु या जो व्यक्ति आपके सामने आ रहा है उसके प्रति आपकी विचारधारा क्या होगी, आपके मन में उसके प्रति क्या एटीट्यूड डेवलप होगा, और फिर जैसा एटीट्यूड होगा उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि आप बिहेव करेंगे। अभी अब सपोज करो आरक्षण का मामला आ गया, अब देख लो, आपका सोशलाइजेशन अलग हुआ, आप अलग परिवार से जन्म लिए हैं और दूसरे लोग दूसरे तरह के परिवार से जन्म लिए हैं, तो उनका सोशलाइजेशन क्या है, अलग है, उनका अनुभव अलग है और आपका अनुभव क्या है, जीवन का अलग अलग है। अगर मान लो कोई सवर्ण जाति में कोई पैदा हो गया, कोई क्षत्रिय या कोई राजपूत लड़का है, तो उसके घर का जो माहौल है वो कुछ अलग तरह का होगा, तो उसके मन में क्या होगा, आरक्षण के प्रति एक नकारात्मक विचारधारा पहले से बनी हुई है, एटीट्यूड उसका नकारात्मक हो चुका है, क्योंकि परिवार में जो भी लोग होंगे वो आरक्षण के बारे में बुरी बुरी बात कह रहे होंगे, और उसको जब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो आरक्षण को क्या बोलेगा, बुरा बोलेगा। और वही अगर आप किसी दलित समाज के परिवार में जन्म लेते हैं, दलित परिवार में जन्म लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, आरक्षण के प्रति आपका विचार पॉजिटिव हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं आरक्षण बहुत अच्छा चीज़ है, क्योंकि आरक्षण से आपको लाभ हो रहा है, और दूसरे लोगों को लाभ नहीं होगा तो गलत मानेंगे, विवाद हो जाएगा। यहीं पे समस्या आएगी, यहीं पे मिल बैठ करके एक दूसरे के विचारों को महत्व देना चाहिए और एक कॉमन सॉल्यूशन निकालना चाहिए, लेकिन होगा नहीं ऐसा, लोगों के पास धैर्य होता नहीं है, लोग ये बात समझते नहीं कि हमारा ज्ञान सापेक्षिक है। अरे देश में आवश्यकता क्या है, इसको समझना पड़ेगा कि हमारे समाज में जो धार्मिक विवाद है, जो जातीय तनाव है, या जो सामाजिक संघर्ष है, या जो पारिवारिक विवाद है, या अंतर्राष्ट्रीय विवाद भी कह सकते हो, जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है, कहीं न कहीं सभी अपने दावे को सही मानते हैं, अपने आप को सही मानते हैं पूर्णतः, तभी ये विवाद सॉल्व नहीं हो पाता है, सामने वाले के विचारों को महत्व नहीं देते हैं। आप खुद महसूस कीजिए, आप अपने आसपास जितने भी लोगों को जानते हैं वो किस तरह का विचार रखते हैं और किस तरह से व्यवहार करते हैं, आप खुद महसूस कीजिए। आज के बाद अगर इस कंसेप्ट को अगर आपने समझा है ठीक तरीके से और विचार करोगे, चिंतन करोगे, तो लगेगा कि नहीं ये ठीक है, सही दर्शन है ये, अगर हम अपने जीवन में उतारें तो कहीं न कहीं हम कई तरह की समस्याओं से बच सकते हैं, कई विवादों से बच सकते हैं। ऊर्जा हमारा जो बर्बाद होता रहता है, गुस्सा जो हमारे अंदर आ जाता है वो नहीं आएगा। रोज़ हम ऑफिस जाते हैं, हम बोलते कुछ हैं, हमारा स्टाफ बोलता कुछ है, हमारा जूनियर कुछ बोलता है, हमारा सीनियर कुछ बोलता है, हमें लगता है कि वो गलत बोलता है। अभी एक असिस्टेंट हमारे यहाँ थोड़ा अनुभवी ज़्यादा है, तो उसको लगता है कि नहीं हमारे यहाँ जो सीनियर्स हैं उनको जानकारी नहीं है, हो सकता है, लेकिन क्या जो असिस्टेंट हैं वो हमारे सीनियर के ज्ञान के बारे में समझ रखते हैं क्या? नहीं समझ रखते हैं, उनका भी तो ज्ञान लिमिटेड है ना, और हर आदमी का अपना स्पेशलाइजेशन भी होता है, और ज़रूरी नहीं कि सीनियर जो है जानेगा तो वो काम करेगा, इस सब का काम बटा हुआ है, तो काम अपना अपना सब लोग करता है,
तो उसमें विशेषज्ञ हो जाता है। तो ये अपने आप को ही लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझ लेते हैं। यहाँ तक कि जो LDC क्लर्क होते हैं वो भी, जो IAS होते हैं या बड़े अधिकारी होते हैं, उसको भी महत्व नहीं देते हैं, कि उसको लगता है कि हम ही सब कुछ जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानता है। ये बहुत गंभीर समस्या है। हमारा अपना जो बैचमेट है, सब में विवाद हो जाता है। क्यों विवाद होता है? बस अपने आप को सही मानते हैं, सामने वाले को गलत मान लेते हैं। इतना ज़्यादा ज्ञानी समझने की क्या जरूरत है यार? अरे सामने वाला व्यक्ति के पास भी तो कुछ ज्ञान हो सकता है। हर जगह यही समस्या है ही। और भारत में जितना तरह का समस्या देखते हो, कहीं ना कहीं बस एक ही कारण है उसका, सब अपने आप को ज्ञानी समझ लेता है और सामने वाले को महत्व नहीं देता है। गांधी जी एक बहुत अच्छी बात कहते थे कि हम अपने घर की खिड़की को खुला रखेंगे ताकि ताज़ी हवा आ सके, और दरवाजे को बंद रखेंगे ताकि आंधी हमें उड़ा करके नहीं ले जा पाए। तो कहने का यहाँ अर्थ यही है उनका कि नए नए विचारों को आने दो, और जब नए नए विचारों को आने दोगे तो तुम्हारा ज्ञान वर्धन होगा, और तुम्हारे ज्ञान में जो अधूरापन है वो पूरा हो जाएगा, या पहले जो गलत चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हुई है वो ठीक भी हो सकता है। जैसे हम हिंदू धर्म के बारे में भी पूरा नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग जो हिंदू धर्म के बारे में बात करते रहते हैं, मेरा तो मानना है कि वो लोग धर्म के सही स्वरूप को नहीं समझते हैं। पहली गलती ये है। और अगर हिंदू धर्म के बारे में जानकारी रखते भी हैं तो आधा अधूरा जानकारी है। और जो अपने आप को श्रेष्ठ बोलते हैं तो उस पर हंसने की ज़रूरत है, या उसके सामने मत हंसो, पीछे हंसो कि इसका जानकारी कम है। तो उसकी जानकारी कम है तो ये मत सोचना कि मेरा जानकारी ज़्यादा है, तुम्हारा भी कम ही है, लिमिटेड ही है। ऐसे में बहुत ज़्यादा इसको छीलने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ सकते हो कि सियादबाद क्या कहता है। 3-4 लाइन अगर दिमाग में रहेगा हमेशा तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान तुम ऐसे ही कर लोगे। ज़मीन का विवाद होता है, कोई कागज़ दिखाएगा, कोई रसीद दिखाएगा। एक आदमी बोल रहा है कि हम, मेरे पास रसीद है, हम रसीद कटवा रहे हैं बहुत दिन से, रसीद हमू कटवा दें। अगर मान लो रसीद कटवाने से ज़मीन आपका है तो हम भी रसीद कटवा देते हैं, और इस आधार पर चलो कि रसीद कटवाने से ही आपका ज़मीन हो गया, तब तो समस्या हो जाएगी। हम तो पूरे गांव का रसीद कटवा देंगे पैसा पे, कर्मचारी को पैसा दोगे रसीद काट देगा, और रसीद लेके घूमते रहो कि मेरा ज़मीन, विवाद हो जाएगा। उसमें है क्या कि कागज़ सही होना चाहिए कि आप जो ज़मीन खरीदे हो आपका है तो कागज़ आप दिखाओ। रसीद सही साक्ष्य नहीं है तो ज़मीन का भी विवाद है। अरे तरह तरह का जो विवाद तुम देखते हो ना, सब विवाद का बस एक ही कारण है कि हर व्यक्ति अपने आप को पूरी तरह से क्या करता है, सही मान लेता है। कुछ नहीं करना है, यही बोलना है मैं भी और आप भी, ये नहीं कि मैं ही सही हूँ, ये नहीं बोलना है। तो आज के बाद कोशिश करना कि जब भी तुम किसी चीज़ के बारे में अपनी राय दे रहे हो तो तुरंत तुम्हारे दिमाग में ये बात आना चाहिए कि सियादवाद ये कहता है किसी भी वस्तु में अनंत गुण होते हैं और हम उसके सभी गुणों को नहीं समझ सकते हैं। अपने आप क्या हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग कंट्रोल में आ जाएगा और सामने वाले के विचार को तुम सुनना पसंद करोगे। सामने वाला भी ये बात समझने लगेगा तुम्हारे व्यवहार से कि भाई ये मेरे विचार को महत्व दे रहा, तो हम भी इसके विचारों को क्या करें, महत्व दें। तो कुल मिला के कूल होकर के तुम लोग या कोई भी सही कंक्लूजन तक पहुंच पाएंगे। और जब भी तर्क वितर्क करो, होता क्या कि हम लोग तर्क वितर्क भी तो करते हैं तो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना। तो उससे ये है, राजनीतिक चर्चा हो, सामाजिक चर्चा हो, आरक्षण पे चर्चा हो, धर्म पे चर्चा हो, वहाँ बस ये सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वो सही है और सामने वाले को गलत साबित करना है। तो उसके मन में धीरे धीरे क्या होगा, कड़वाहट आ जाती है, गुस्सा आएगा, यहाँ तक कि मारपीट भी हो जाता है। पहले तो गाली गलौज लोग करते हैं, फिर मारपीट कर देते हैं। ठीक है, तो कहीं पर भी जाओ सामने वाले व्यक्ति को
महत्व दो, उसके विचारों को भी महत्व देना चाहिए। ठीक है ना? क्या बात समझ में आई कि इसको और ज़्यादा चीर फाड़ करना चाहिए? मेरे ख्याल से बात समझ गए हो। फिर खुद भी जाके पढ़ो, किताब को पढ़ो। जैन धर्म में जो भी दर्शन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट दर्शन है, हम तो यही समझ पाए, बाकी कौन क्या समझता। किताब में थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिया हुआ है, तो वहाँ पे नहीं जाना है। इसके जिस्ट को समझ लो और अप्लाई करो अपने जीवन में। जो पढ़ रहे हो उसको अप्लाई भी करना क्या है, ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, ये तो आज बहुत दिन हो गया शुरू कर रहे हैं हम लोग लॉकडाउन की वजह से। अगली क्लास में अच्छे से स्टार्ट करेंगे और हम लोग मैकेनिज्म ऑफ इकोनॉमी समझेंगे। हम भी बहुत दिन के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन 2-4 दिन में क्या हो जाएगा, फ्लो में आ जाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।